चलो आज का ये जो टॉपिक है ये असल में पृथ्वी की जो स्थलाकृतियां होती हैं, टोपोग्राफी हम जिसे कहते हैं, यानी कि पृथ्वी पर जो संरचनाएं हैं जैसे महासागर, महाद्वीप, सागर, पठार, पहाड़, मैदान, नदी, ये सब स्थलाकृति कहलाती हैं, टोपोग्राफी कहलाती हैं। तो इनके बारे में जानते हैं आज के इनका निर्माण कैसे होता है और इन्हें कैसे कैसे कैटेगरी में बांटा गया है। तो सबसे पहली बात कि स्थलाकृति क्या होती है, यानी स्थल पर, पृथ्वी के धरातल पर जो भी संरचनाएं हैं जिनमें पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं, महाद्वीप, महासागर, नदियां, घाटियां, ये सब स्थलाकृति या टोपोग्राफी कहते हैं। और इन्हें हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो प्रथम श्रेणी की स्थलाकृति और दूसरी द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति। प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियों में फिर दो हैं, महाद्वीप और महासागर, और बाकी इनके अलावा जितनी भी हैं, पहाड़, पठार, मैदान, नदी, झील, खाइयां, ये सब द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृति कहलाती हैं। तो जानते हैं कि इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होता है, और इनके निर्माण को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पृथ्वी पर कुछ मतलब जो बल हैं, फोर्सेज हैं, वो कौन कौन से हैं जो कार्य करते हैं और इन बलों के कारण इन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो पृथ्वी पर जो बल हैं, फोर्सेज हैं, उनको हम कहते हैं परिवर्तनकारी बल, डिफॉर्मिंग फोर्सेज, यानी पृथ्वी पर परिवर्तन लाने वाले बल, पृथ्वी की संरचना में परिवर्तन लाने वाले बल पृथ्वी के परिवर्तनकारी बल कहलाते हैं, और अंग्रेजी में इनको नाम देते हैं डिफॉर्मिंग फोर्सेज। इन बलों को फिर हम दो श्रेणियों में बांटते हैं, एक तो कहलाते हैं अंतर्जात बल, यानी धरती के अंदर पैदा होते हैं ये बल, और दूसरे कहलाते हैं बहिर्जात बल, जो धरती के बाहर पैदा होते हैं। तो बहिर्जात बलों को अभी नहीं पढ़ेंगे हम यहाँ पे, लेकिन उदाहरण मैं इसका दे दूं कि बहिर्जात बल यानी एक्सोजेनेटिक जो फोर्सेज हैं, ये जैसे बरसात है, आंधी तूफान है, ये बहिर्जात बल हैं। यानी बरसात के कारण स्थलाकृतियां बदलती हैं, बरसात लगातार सैकड़ों साल तक होती रहती है, तो वो एक जगह की मिट्टी को बहा करके दूसरी जगह पर ले जाती है, तो एक जगह की संरचना बिगड़ती है, उससे दूसरी जगह की संरचना बनती है, नए तरह की संरचना। तो ऐसी आंधी तूफान है, ग्लेशियर वगैरह मूव करते रहते हैं। तो इस तरह से इन बलों को कहते हैं बहिर्जात बल, इनको तो अलग पढ़ेंगे हम। दूसरे बल है अंतर्जात बल, जो धरती के अंदर पैदा होते हैं। धरती के अंदर, जैसे आपको पता कि धरती अभी भी ठंडी हो रही है, जब बनी थी धरती सूर्य से टूट करके, तब वो एक गर्म गैस का गोला थी, और धीरे धीरे वो करोड़ों वर्ष में ठंडी हुई, लेकिन उसका ऊपर का हिस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन अंदर अभी भी वो गर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसे गहराई बढ़ती जाएगी तो तापमान बढ़ता जाएगा। तो एक तो अंदर से पृथ्वी गर्म है अभी भी, उस गर्मी के कारण पृथ्वी के अंदर तमाम रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं, उन रासायनिक क्रियाओं से भी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा अंदर से बाहर की तरफ दबाव डालती है। इस दबाव को ही हम अंतर्जात बल कहते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। ये अंतर्जात बल दो तरह के होते हैं, एक तो ज्वालामुखी बल, जिनके बारे में आप इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके हो, पहले वाले लेक्चर में जान चुके हो, ज्वालामुखी बल है वो। और दूसरे होते हैं पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी यानी पटल यानी कि धरातल पर परिवर्तन लाने वाले, यानी डायस्ट्रोफिक फोर्सेस, जो धरातल की संरचना को बिगाड़ते हैं। ये पटल विरूपणी बल भी दो तरह के होते हैं, एक तो उत्थान बल यानी अपलिफ्ट फोर्स, अपलिफ्ट में यहाँ पे दो हैं, यानी धरातल का ऊपर उठना और धरातल का अंदर दबना। ऊपर उठना तो उत्थान क्रिया यानी अपलिफ्ट, और नीचे दबना सबडक्शन कहलाता है, अंग्रेजी में सबडक्शन, यानी कि नीचे अवतलन। तो उत्थान और अवतलन ये दोनों, यानी कि कुछ बल ऐसे हैं जो धरातल को ऊपर उठाते हैं या धरातल को नीचे की तरफ दबा देते हैं। ऊपर उठाने वाले बलों को उत्थान बल या उन क्रियाओं को उत्थान क्रिया या अपलिफ्ट एक्टिविटीज,
और नीचे दबाने वाले जो बल होते हैं वो सबडक्शन फोर्सेस या अवतलन बल। और इसी में दूसरी कैटेगरी है पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि इसमें आते हैं फोल्डिंग है, फॉल्ट है, ये सब आते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है ना, इसमें ये पटल विरूपणी बल का जो एक पार्ट है उत्थान और अवतलन बल, जो अपलिफ्ट और सबडक्शन, इसको पढ़ेंगे। पर्वत निर्माणकारी को अगले उसमें पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको समरी बता दी कि किस तरह से ये परिवर्तनकारी बल होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो फिलहाल हम ये देखेंगे कि जो प्रथम श्रेणी की संरचनाएं हैं, जैसे अभी थोड़ा सा रिमाइंड करो, रिकैप करो कि मैंने अभी धरातल की संरचनाओं को दो कैटेगरी में बांटा था, दो श्रेणियों में बांटा था। एक तो प्रथम श्रेणी की संरचना जिसमें महाद्वीप और महासागर थे, एक दूसरी श्रेणी की संरचनाएं जिसमें पहाड़, पठार, मैदान, नदियां, खाइयां, ये सब थे। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रथम श्रेणी की जो संरचनाएं हैं उनका निर्माण कैसे होता है, यानी महाद्वीप और महासागर का निर्माण कैसे होता है। और उसके लिए जिम्मेदार बल ये पटल विरूपणी बल है, डायस्ट्रोफिक फोर्स है। और पटल विरूपणी में भी अगर स्पेसिफाई करेंगे तो ये उत्थान और अवतलन की क्रियाएं हैं जिनके कारण महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। तो फिलहाल अब हम यहाँ पे इसी पे फोकस करते हैं और अगले लेक्चर में फिर हम पर्वत निर्माणकारी बलों पे बात करेंगे। तो महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के लिए दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सिद्धांत तो कई दिए गए हैं, यानी कि तमाम भूगोलवेत्ताओं ने बताया है कि महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ है, परंतु फिलहाल हम अपने यहाँ पे लेक्चर को इसको दो ही सिद्धांतों पे बेस्ड करके रखेंगे। एक तो वैगनर का सिद्धांत है, जिसे हम महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। तो वैगनर का सिद्धांत सबसे मूल सिद्धांत है ये। और फिर इसकी आलोचना देखेंगे। इसकी आलोचना के बाद जो नया सिद्धांत निकल करके आया वो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, जिसे हम आधुनिक सिद्धांत भी कहते हैं। लेकिन उस आधुनिक सिद्धांत की नींव जो रखी हुई है वो इसी वैगनर के सिद्धांत पर ही है। तो सबसे पहले वैगनर का सिद्धांत ही हमें समझना है। ध्यान रखना, वैगनर फ्रांसीसी मैथमेटिशियन थे, भूगोलवेत्ता नहीं थे। मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। एक आध बार इसको क्वेश्चन भी आया है। तो वैगनर ने अपना जो सिद्धांत दिया उसे या तो हम वैगनर का सिद्धांत कहते हैं या फिर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया इसमें, इसको समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप अपने रिकैप करो विश्व का पूरा नक्शा अपने दिमाग में कि इस समय पर विश्व कैसा है, पूरी दुनिया कैसी है। तो देखेंगे आप कि पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी पूरी धरती इस समय पर 7 महाद्वीपों में और 5 महासागरों में, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर में बटी हुई है। लेकिन विद्वानों का, भूगोलवेत्ताओं का कहना है कि ये धरती की संरचना पहले ऐसी नहीं थी और आगे भी भविष्य में ऐसी नहीं रहेगी जैसी आज हम मानचित्र में, मैप में देखते हैं। तो फिर ये पहले कैसी थी, इसी के बारे में ये सिद्धांत है, ये दोनों सिद्धांत। यानी कि आज के जो महाद्वीप हैं और आज के जो महासागर हैं वो किस तरह बने हैं, इसको समझाने के लिए ही ये सिद्धांत हैं दोनों। तो वैगनर ने बताया कि लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि टाइम पीरियड था वो पेलियोजोइक एरा में, यानी कि आज से लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले पूरी धरती पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम था पेंजिया, उन्होंने नाम दिया ये वैगनर ने। और एक ही महासागर था, जैसे आज 7 महाद्वीप है तो इन्होंने बताया 25 करोड़ वर्ष पहले पूरा लैंड मास, पूरी धरती एक ही महाद्वीप में समाई हुई थी जिसका इन्होंने नाम दिया पेंजिया। और एक ही महासागर था जिसे इन्होंने नाम दिया पैंथालसा। तो ये लेफ्ट हैंड की तरफ का जो फिगर है इसमें आप देखेंगे पूरा लैंड मास एक जगह पे है। इसमें देखो ऊपर की तरफ यूरेशिया दिखा रहा है, यूरेशिया यानी यूरोप प्लस एशिया महाद्वीप आज के। फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका,
अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा जितना आज अलग अलग है, ये सब 25 करोड़ वर्ष पहले वैगनर के अनुसार एक ही लैंड मास हुआ करता था, और इस लैंड मास को वैगनर ने नाम दिया पेंजिया। और फिर पूरा इसको घेरे हुए एक ही सागर था जिसको वैगनर ने नाम दिया पेंथालसा, याद रखेंगे ऐसे। इसके बाद वैगनर ने बताया कि धीरे धीरे ये जो महाद्वीप है इसमें विघटन हुआ, टूट पैदा हुई। यहां पर एक बात और इन्होंने कही कि जो घनत्व है, डेंसिटी, जो महाद्वीपीय भाग को बनाने वाली जो संरचना थी उसका घनत्व कम था, यानी वो सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के बने थे। सियाल जो आप क्रस्ट में पढ़ चुके हो, तो पेंजिया का घनत्व कम था और पेंथालसा का घनत्व ज्यादा था, क्योंकि पेंथालसा सीमा का बना हुआ था, सिलिका प्लस मैग्नीशियम का बना हुआ था, और पेंजिया का घनत्व कम था क्योंकि ये सिलिका और एल्युमिनियम का बना हुआ था। तो इन्होंने बताया कि इसमें फिर टूट पैदा हुई और ये दो भागों में बटा। तो राइट हैंड की तरफ आप देखोगे ब्लू डिमार्केशन हो रहा है, मैं पॉइंटर से दिखाने की कोशिश करूं थोड़ी। ये देखिए, ये पॉइंटर के साथ साथ ये ब्लू डिमार्केशन हो रहा है। तो ये ब्लू डिमार्केशन के आधार पर ये दो भागों में बट गया पूरा पेंजिया। तो ऊपर वाला ये वाला जहां पॉइंटर घूम रहा है, इसको इन्होंने नाम दिया लॉरेशिया, यानी एक टुकड़ा, उत्तर वाला टुकड़ा कहलाया लॉरेशिया, और इसके दक्षिण वाला ये ब्लू डिमार्केशन के नीचे वाला टुकड़ा कहलाया गोंडवाना। यानी कि वैगनर के अनुसार जो पेंजिया था, पेंजिया में एक विभाजन हुआ और विभाजित होकर के पेंजिया दो टुकड़ों में बट गया। उत्तर वाला टुकड़ा लॉरेशिया कहलाया और दक्षिण वाला टुकड़ा गोंडवाना कहलाया। इस तरह से ये दक्षिण वाला टुकड़ा दक्षिण की तरफ मूव करने लगा, गति करने लगा, यानी ये वाला जो हिस्सा है ये नीचे की तरफ गतिशील हो गया। तो इस तरह से इनके बीच में, लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में सागर बनने लगा, और उस सागर को इन्होंने नाम दिया टेथिस सागर, टेथिस, TETHYS, टेथिस सागर। तो इस तरह से ये मूवमेंट शुरू हुआ। अब ये जो अगला जो मैप आप देख रहे हो, इसमें देखो ये यहाँ पर ये सागर आ रहा है, तो ये टेथिस सागर है। धीरे धीरे ये गोंडवाना वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ मूव कर रहा है और ये टेथिस सागर यहाँ पे बन रहा है। तो बीच वाला लॉरेशिया और गोंडवाना के बीच में जो सागर आ गया उसको वैगनर ने नाम दिया टेथिस सागर। अब ये वाला जो हिस्सा है पूरा गोंडवाना वाला हिस्सा नीचे पहुंच गया और लॉरेशिया वाला हिस्सा उत्तर में रह गया। अब आगे अभी देखेंगे कि लॉरेशिया में ऐसे करके वर्टिकल एक स्प्लिट हुआ, ऐसे जो मेरा पॉइंटर चल रहा है पॉइंटर के साथ में। तो ये वाला हिस्सा इधर का, लेफ्ट वाला हिस्सा इसका, ये तो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के रूप में अलग होगा, और ये जो राइट हैंड की तरफ वाला हिस्सा है जिसमें पॉइंटर घूम रहा है, इसमें यूरेशिया वाला हिस्सा अलग होगा जिसमें यूरोप और एशिया बनेंगे। तो मतलब कहें कि लॉरेशिया वाला जो टुकड़ा था वैगनर के अनुसार, उससे एक तरफ तो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड का निर्माण हुआ, दूसरी तरफ यूरोप और एशिया का निर्माण हुआ धीरे धीरे करके, अभी अगले उसमें देखेंगे हम। और जो गोंडवाना लैंड का टुकड़ा था नीचे वाला, उस वाले टुकड़े से ये देखो पॉइंटर वाला हिस्सा, ये दक्षिणी अमेरिका है, इससे धीरे धीरे दक्षिणी अमेरिका अलग होगा। ये अफ्रीका है, इससे धीरे धीरे ये अफ्रीका अलग होगा। ये नीचे वाला जो पॉइंटर घूम रहा है यहाँ पर ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका अपनी जगह पर रह जाएगा। ये वाला छोटा टुकड़ा ये इंडिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो ये टुकड़ा आगे की तरफ बढ़ेगा। और ये वाला जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला राइट हैंड की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से ये मूवमेंट चलते रहे। और ये टाइम पीरियड नीचे देखो, ये वैगनर ने बताया कि ये स्थिति थी करीब 20 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि इससे पहले मैंने बताया था कि पेंजिया वाली स्थिति थी 25 करोड़ वर्ष पहले, और 20 करोड़ वर्ष पहले यानी 200 मिलियन ईयर्स है वो, ये जो भाग है दो भागों में टूट करके और अलग होने लगे, लॉरेशिया और गोंडवाना। अब इसके बाद हम कंप्लीट पिक्चर देखते हैं इसकी मिला करके, कि ये सबसे पहले फिगर ये वाला पेंजिया वाला फिगर है जो लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले है। इसमें यहाँ पे ये 225 मिलियन दे रखा है, यानी 22.5 करोड़ दे रखा है, तो कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये बस अलग अलग लोगों के हिसाब से टाइम की कैलकुलेशन होती है। तो मतलब लगभग 25 करोड़ वर्ष पहले पूरा धरती का लैंड मास एक था जिसे पेंजिया नाम दिया।
इसके बाद लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले ये दो भागों में बटा, लॉरेशिया और गोंडवाना में। इसके बाद फिर करीब 15 करोड़ वर्ष पहले ये जो लॉरेशिया था, इस लॉरेशिया से ये उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड वाला भाग अलग हो गया और शेष बचा भाग यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया बच गया। ये करीब 15 करोड़ वर्ष पहले की बात है। और इसी में से यहाँ पे ये जो गोंडवाना वाला टुकड़ा था, इसमें से ये दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, ये वाला भाग अफ्रीका, ये वाला भाग अंटार्कटिका, ये वाला भाग इंडिया और ये वाला भाग ऑस्ट्रेलिया, ये धीरे धीरे अलग होने लगे। और फिर शेप करीब 65 मिलियन साल पहले यानी 6.5 करोड़ साल पहले ये शेप आने लगी। जो शेप आपको दिख रही है तो आप देखोगे कि उत्तरी अमेरिका की शेप आ रही है, ये इधर ये यूरोप और एशिया की शेप आ रही है, ये अफ्रीका वाली शेप आ रही है, ये दक्षिणी अमेरिका वाली शेप है, ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ मूव कर रहा है, इंडिया उत्तर की तरफ मूव कर रहा है और इंडिया जा करके इस वाले भाग से टकराएगा। ये वाला भाग अंगारा लैंड कहलाता है और ये वाला इंडिया का भाग धीरे धीरे करके मूव करते हुए इधर से टकराएगा। ये भूमध्य रेखा है जहां से होकर के ये आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा अगर आप रिकैप करें तो जब मैं ज्वालामुखी पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि इंडिया वाला जो टुकड़ा है जब उत्तर की तरफ मूव कर रहा था तो यहाँ पर विषुवत रेखा के पास एक ज्वालामुखी फटा था। उस ज्वालामुखी का लावा इंडिया के ऊपर गिर गया था, जो आज दक्षिण भारत में जो हमारी क्रिस्टेलाइन रॉक्स हैं यानी कि जो मतलब चट्टाने हैं, जो ज्वालामुखी चट्टाने हैं, वो इसी समय बनी थी। तो इस तरह से ये करीब 6.5 करोड़ साल पहले शेप आ रही है और अल्टीमेटली अब आकर के वर्तमान में ये शेप इस तरह की हो गई है। देखो कि ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अब आप नक्शे में पहचान सकते हो, अफ्रीका, इंडिया वाला भाग ऊपर आकर के जुड़ गया इससे यूरेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से आकर के ये ऑस्ट्रेलिया अलग बन गया, अंटार्कटिका अपनी जगह पर रह गया। तो इस तरह से ये वर्तमान स्थिति यानी कि वैगनर ने जो बताया कि महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण हुआ है, इस तरह से वो पेंजिया से लेकर के दो टुकड़े बने, लॉरेशिया गोंडवाना, लॉरेशिया से दो टुकड़े बने यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका वाला, इसके बाद गोंडवाना से कई टुकड़े बने जिनमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, और धीरे धीरे करके वर्तमान स्थिति इस तरह से आ गई। और जब ये वर्तमान स्थिति आ गई तो आप देखोगे कि महासागर भी जो पैंथाल सा था वो धीरे धीरे बट गया। इस तरह से महासागर भी कई बन गए और जो टेथिस सागर जो नाम दिया था हमने, तो आज भी विद्वान ये बोलते हैं कि ये वाला जो भूमध्य सागर है जहाँ पे मैं पॉइंटर घुमा रहा हूँ अफ्रीका और यूरोप के बीच में, ये भूमध्य सागर प्राचीन टेथिस सागर का ही अवशेष है। भूमध्य सागर जो है वो टेथिस सागर का अवशेष है, एक बात। दूसरी बात, आप ऐसे भी पढ़ते हो कि अभी आगे भी पढ़ोगे कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय में अवसादी चट्टाने हैं। तो हिमालय में वो अवसादी चट्टाने कहाँ से आ गई? अवसादी चट्टाने तो समुद्र में बनती हैं। तो इसको याद करो कि ये इंडिया वाला टुकड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो ये भी टेथिस सागर का भाग है जिसमें ये अवसादी चट्टाने बनी थी। और जब ये भारत का टुकड़ा जाकर के इस वाले अंगारा लैंड के टुकड़े से मिल गया तो ये अवसादी चट्टाने ही ऊपर उठ गई। तो हिमालय में जो अवसादी चट्टाने मिलती हैं उसका कारण यही है कि टेथिस सागर के अवशेष यहाँ पे मौजूद हैं और वो अवशेष अवसादी चट्टानों के रूप में है। तो इस तरह से वैगनर ने हमें अपने जो थ्योरी है उसके आधार पर ये बताया कि महाद्वीप और महासागर इस तरह से 25 करोड़ साल पहले बनने शुरू हुए थे और आज वर्तमान अवस्था में आ गए। इनका कहना ये है कि आगे भी कमिंग डेज में, आगे आने पर भी इनमें परिवर्तन आएंगे क्योंकि ये परिवर्तन लगातार आ रहे हैं। यानी कि आगे फ्यूचर में ये जो महाद्वीप है और महासागर है इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह आज दिखाई दे रहे हैं। इनका थोड़ा सा ये मैं बता दूं यहाँ पे क्या कहना है कि जो मैप में आप देखते हो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो पतली स्ट्रिप है जिसे हम मध्य अमेरिकी देश कहते हैं, तो इनका कहना है कि वो पतली स्ट्रिप खत्म हो जाएगी क्योंकि ये दक्षिणी अमेरिका लगातार उत्तरी अमेरिका की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही भूमध्य सागर खत्म हो जाएगा क्योंकि अफ्रीका वाला हिस्सा लगातार यूरोप की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही हिमालय की ऊंचाई बढ़ेगी क्योंकि इंडिया वाला हिस्सा जो है, भारत वाला हिस्सा जो है ऊपर उत्तर की तरफ आगे लगातार बढ़ रहा है। और फिर ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जो द्वीप समूह हैं तमाम ढेर सारे, फिलीपींस वगैरह है, फिजी है, कवराती है, तमाम द्वीप हैं, वो द्वीप खत्म हो जाएंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लगातार उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो द्वीप ऑस्ट्रेलिया के साथ आकर के मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये भविष्य के बारे में भी इन्होंने वैगनर ने बताया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वैगनर ने इस अपने सिद्धांत को एक तो इसके पक्ष में प्रमाण क्या दिए और दूसरा इसकी आलोचना कैसे हुई। यानी कि वैगनर ने किस तरह से बताया कि ऐसा हुआ, उसके पीछे इनके प्रमाण क्या है, इनके पीछे कौन से बल काम कर रहे थे, किन बलों को इन्होंने कहा, दोनों बातों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो एक बात पहले तो कि इसके पक्ष में प्रमाण क्या है। तो एक तो प्रमाण राइट हैंड की तरफ देखो, ये एनिमेशन चल रहा है,
एनिमेशन में जैसे अभी ये वाला भाग, ये पेंजिया था शुरू में, और पेंजिया से ये टुकड़े टूटे हैं, देखो ये पेंजिया है अभी, ठीक है, इससे ये टूटे हैं। तो ये जो इनकी शेप है ना, वैगनर का कहना था शेप बिल्कुल फिक्स हो रही है, देखो इनकी, यानी कि ऐसे ही टूटे होंगे, टूट करके उसी शेप में आ रहे हैं। तो एक तो ये प्रमाण है इनका, यानी कि मैप पर अगर हम इन टुकड़ों को जोड़े, जैसे अभी जोड़ दिया तो पेंजिया बन जाता है, फिर टुकड़े टूट करके अलग दिख रहे हैं ये साफ, ठीक है। तो एक तो ये इन्होंने प्रमाण बताया कि जो वर्तमान हमारा मैप है उस पर अगर महाद्वीपों की तट रेखाओं को देखें तो वो तट रेखाएं एक दूसरे के साथ फिक्स बैठती हैं, तो ये प्रमाण है कि इससे टूट करके बने हैं। एक प्रमाण तो इनका ये है। दूसरा प्रमाण ये लेफ्ट हैंड की तरफ दिख रहा है, ये थोड़ा सा इसको समझें। जैसे इन्होंने बताया है कि साउथ अमेरिका, ऊपर अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, इनमें फॉसिल्स के जो प्रमाण मिले हैं वो एक जैसे हैं। तो देखो ये डिफरेंट कलर से इन्होंने समझाया है, मैं थोड़ा पॉइंटर के आधार पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये वाला कलर इन्होंने ये बताया है कि ये फॉसिल है, ठीक है, साइनोनेथस करके फॉसिल है एक, ये फॉसिल साउथ अमेरिका में भी मिला है और अफ्रीका में भी मिला है। तो ये कंबाइंड बता रहा है कि ये फॉसिल दोनों जगह पर मिला है, और दोनों जगह का मिलने का मतलब है कि जब ये जानवर रहा होगा तो उस समय पर ये दोनों भाग एक जैसे एक एक जगह पर रहे होंगे, एक साथ मिलकर के रहे होंगे, इसलिए ये फॉसिल दोनों जगह पर मिलता है। फिर एक ये ग्रीन कलर का फॉसिल है, ग्रीन कलर का ये वाला जो फॉसिल है, ये बताया कि ये एक मतलब फर्न है, ग्लोसोप्टेरिस। ये ग्लोसोप्टेरिस का फॉसिल यहाँ साउथ अमेरिका में भी मिलता है, अफ्रीका में भी मिलता है, इंडिया में भी मिलता है, अंटार्कटिका में भी मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। तो सीधी सी बात है कि एक जैसे फॉसिल इन जगहों पर मिलते हैं, तो ये जगह एक साथ रही होंगी कभी, तभी संभव है एक जैसे फॉसिल। तो ये ग्लोसोप्टेरिस का फॉसिल का प्रमाण है। फिर ये ऊपर वाला ये जो कलर है, इसको इन्होंने दिखाया है कि ट्रायसिक काल में एक रेप्टाइल हुआ करता था, लैस्टोसोरस बोलते हैं उसको। तो वो फॉसिल अफ्रीका में, इंडिया में और अंटार्कटिका में मिलता है। तो ये भी इनके कॉमन होने की बात को मतलब साबित करता है। ऐसे करके फिर ये एक लिजार्ड है, मीजोसोरस, जो ब्लू कलर में है, इसके फॉसिल इन दोनों जगह पर मिलते हैं, यानी कि दक्षिण अमेरिका में भी मिलते हैं और अफ्रीका में भी। तो ये फॉसिल के जो प्रमाण है, फॉसिल मिलने के, ये तभी संभव है जब ये धरती के टुकड़े एक साथ रहे हो, तभी इन पर ये फॉसिल, क्योंकि ये जानवर एक साथ इनमें विचरण करते होंगे, और इस तरह से जब कभी ये खत्म हुए तो उस समय पर ये फॉसिलाइज्ड हो गए, फॉसिल के रूप में आ गए। आज ये टुकड़े अलग अलग हो गए, तो अलग अलग होकर के हम इनके टुकड़ों को जब मतलब इनके फॉसिल्स को देखते हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं ये प्रमाण मिलता है कि कभी ये भविष्य मतलब भूतकाल में एक रहे होंगे। तो इस तरह से दो मुख्य प्रमाण वैगनर ने दिए अपने मतलब सिद्धांत के पक्ष में। एक प्रमाण दिया इन्होंने कि जो महाद्वीपों के टुकड़े हैं उनको अगर हम फिक्स करें तो एक जगह फिक्स हो जाते हैं, जो एनिमेशन के द्वारा दिखा जा रहा है इसमें। और दूसरा इन्होंने फॉसिल्स यानी कि जो जीवाश्म है उनके प्रमाणों के आधार पर बताया कि इन जगहों पर एक ही जैसे फॉसिल मिले हैं, ये साबित करते हैं कि ये टुकड़े कभी न कभी एक साथ रहे होंगे। तो ये वैगनर के प्रमाण है। अब वैगनर की आलोचना, कि वैगनर के सिद्धांत की आलोचना क्या है। तो पहली बात तो यह है कि वैगनर ने ये जो सिद्धांत दिया है अपना, इसमें तीन बल बताए इन्होंने कि तीन बल काम करते हैं, तीन बलों के कारण ये विस्थापन हुआ है। एक तो बताया गुरुत्वाकर्षण बल, एक बताया इन्होंने प्लवनशीलता, प्लवनशीलता यानी तैरने की क्षमता, फोर्स ऑफ बायोएंसी, और एक ज्वारीय शक्ति, ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्स। तीनों बलों के कारण इन्होंने बताया कि ये जो लैंड मास है, यानी कि लॉरेशिया से गोंडवाना अलग हुआ, फिर लॉरेशिया से उत्तरी अमेरिका अलग हुआ, गोंडवाना से फिर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका ये अलग हुए। तो ये टुकड़े अलग कैसे हुए, ये तीन बलों को इन्होंने इसके लिए जिम्मेदार बताया कैलकुलेशन करके। और फिर इसी आधार पर इनकी आलोचना है, यानी कि इनके हिसाब से ये तीन बल थे, लेकिन जो आलोचक है उनका कहना है कि ये तीनों बल इतने पर्याप्त नहीं है कि वो इतनी बड़ी मात्रा में टुकड़ों का मूवमेंट कराते हैं, यानी इन बलों की मात्रा इतने बड़े आकार के टुकड़ों का मूवमेंट कराने के लिए सक्षम नहीं है। एक तो आलोचना का पॉइंट ये था। दूसरा आलोचना का पॉइंट था कि इन्होंने बताया था कि महाद्वीप जो है वो कम घनत्व वाले भाग से बने हुए हैं और महासागर अधिक घनत्व वाले भाग से बने हुए हैं। तो आलोचकों का कहना यह है कि कम घनत्व और अधिक घनत्व के कारण ये विस्थापन एक दूसरे को कैसे कर पाएंगे, यानी कम घनत्व का टुकड़ा अधिक घनत्व को विस्थापित कैसे कर पाएगा। तो इन्हीं सवालों के आधार पर इनकी जो आलोचना हुई, उस आलोचना को ध्यान में रखते हुए कुछ दूसरे वैज्ञानिकों ने इसमें सुधार किए। ध्यान रखना है कि जो अगली जो थ्योरी है वो वैगनर की थ्योरी पे ही आधारित है, बेस यही है, बस इसमें जो आलोचना हुई है उस आलोचना को दूर करने की कोशिश की है।
तो अगली थ्योरी इन्हीं आलोचना के जवाब देने पर आधारित है और इसीलिए हम उसे आधुनिक सिद्धांत कहते हैं। तो ये जो आधुनिक सिद्धांत है, ये सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहलाता है, या इसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहते हैं, मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं। और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनमें हैस सबसे प्रमुख है, फिर मॉर्गन है, मैकेंजी है, पार्कर है और होम्स है। इन लोगों ने मिलकर के ये सिद्धांत दिया है। और संक्षेप में मैं पहले बता दूं आपको कि इन वैज्ञानिकों ने जो वैगनर के सिद्धांत में जो कमियां थी, सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो बल काम करते हैं वो बल इतने ज्यादा नहीं है कि इतने बड़े आकार के टुकड़ों को मूव करा सके। बस इसी पे इन्होंने जवाब दिया है, इन वैज्ञानिकों ने। इन्होंने कहा कि पृथ्वी का ऊपर का जो धरातल है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो क्रस्ट बहुत सारे टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है। जैसे फुटबॉल या वॉलीबॉल होती है, उसी तरह से पृथ्वी को समझे। तो फुटबॉल का ऊपरी जो कवर होता है, शू कहते हैं इसको, वो तमाम टुकड़ों का बना हुआ होता है, वो टुकड़े आपस में जुड़े रहते हैं, सिले रहते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों ने बताया कि पृथ्वी का ऊपर का जो क्रस्ट है वो भी टुकड़ों का बना हुआ है, और उन टुकड़ों को इन्होंने नाम दिया प्लेट, कि प्लेट से बना हुआ है। और इन प्लेट की संख्या के आधार पर अलग अलग लोगों में अलग अलग मतलब मत है, लेकिन कुछ लोग 17 बताते हैं, कुछ 20 बताते हैं इनकी संख्या। नासा ने इनकी संख्या 100 भी बताई है। तो प्लेट कितनी है अभी इस पे हम नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन बस ऐसे कहो कि ऊपर का धरातल क्रस्ट जो है अनेक टुकड़ों से मिलकर के बना हुआ है। इन टुकड़ों को प्लेट्स कहते हैं। इनकी संख्या 17 से लेकर के 100 तक है, छोटी बड़ी प्लेट्स है। इनमें से राइट हैंड की तरफ जो डायग्राम है, इसमें कुछ प्लेट इन्होंने दिखाई है। तो आप देखोगे इसमें, जैसे मैं पॉइंटर के साथ दिखाने की कोशिश करूं, कि ये नॉर्थ अमेरिका की प्लेट है, यूरेशिया की प्लेट है, अरबियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, ये इंडिया की प्लेट है, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, ये नाका प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, कोको प्लेट है, अंटार्कटिका प्लेट, स्कोशिया प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट। इस तरह से ये नाम दिए हैं इनको प्लेट्स के। तो मतलब कहने का हुआ कि इन्होंने सबसे पहली बात तो जो हमें ध्यान देने की है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में सबसे पहली बात ये बताई है कि धरातल ऊपर का जो है वो बहुत सारी प्लेट्स का मिलकर के बना हुआ है, एक बात। दूसरी बात कि ये प्लेट्स मेंटल, आप जानते हैं क्रस्ट के नीचे मेंटल है, मेंटल गर्म है और अर्ध ठोस अवस्था में है, यानी कि द्रव और ठोस के बीच की अवस्था है, और काफी गर्म है। तो उसमें ऊष्मीय संबंध धाराएं पैदा होती है, यानी कि जो मतलब कन्वेक्शन करंट है वो उसके अंदर पैदा होती हैं, और उन कन्वेक्शन करंट के ऊष्मीय संबंध धाराओं के कारण ये ऊपर की प्लेट जो है उसके ऊपर तैरती है। ये इन्होंने बात बताई कि जो बल बताया इन प्लेट्स को तैराने के लिए और इन प्लेट्स को मूवमेंट के लिए, वो बल है ऊष्मीय संबंध धारा। किस में पैदा हो रही है? मेंटल में, यानी कि क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल का भाग गर्म और अर्धठोस। तो उस अर्धठोस और गर्म मेंटल के ऊपर धरातल की ये प्लेटें तैरती रहती हैं, और तैरने के कारण ये अलग अलग दिशाओं में स्वतंत्र रूप से गति करती हैं। नीचे मेंटल को हम एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, तो एस्थेनोस्फीयर में ये तैरती हैं और इस तरह से ये मूवमेंट करती है, और मूवमेंट करने से धरातलीय संरचनाओं में परिवर्तन आता है। यानी कोई प्लेट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो ऊपर की धरातल की संरचना बदलेगी। तो ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत इस आधार पे है। तो अब इसमें देखो, ये प्लेट्स के इन्होंने मूवमेंट दिखाए हैं एरो के साथ, कि इस तरह से ये मूव करती हैं प्लेट अलग अलग डायरेक्शन में। और एक प्लेट पर जरूरी नहीं है कि लैंड हो, या जरूरी नहीं है कि ओशन हो, यानी महासागर हो। यानी इन्होंने बताया किसी प्लेट पर सिर्फ महासागर हो सकता है, किसी प्लेट पर सिर्फ महाद्वीप हो सकता है, किसी प्लेट पर आधे भाग पर महासागर, आधे भाग पर महाद्वीप हो सकता है, यानी लैंड मास और वाटर बॉडी दोनों हो सकती हैं। यानी कि छोटी बड़ी हैं ये प्लेट्स, और ये प्लेट मूव करती है। तो जो सबसे बड़ी आलोचना थी वैगनर वाली, कि वैगनर ने बताया था सिर्फ बड़े बड़े महाद्वीप विस्थापित होते हैं। इन्होंने बताया कि नहीं, पूरे के पूरे महाद्वीप विस्थापित नहीं होते, बल्कि छोटी छोटी प्लेट्स हैं वो विस्थापित होती हैं, और उनके विस्थापन से ये महाद्वीप और महासागर बने हैं। तो इस तरह से ये एरो के माध्यम से इन्होंने डिफरेंट डायरेक्शन समझाए हैं कि इन डायरेक्शंस में ये जो है प्लेट्स मूव करती हैं। अब इन प्लेट्स के मूव करने से मतलब जो है वो जो मतलब तरीके हैं कि किस तरह से ये टकराती हैं, इसको इन्होंने प्लेट्स के टकराने को समझाया है। यानी कि दो बातें आपको यहाँ पे याद रखनी है जो मुख्य है इसमें प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में। एक तो बात यह है कि पूरे के पूरे महाद्वीप विस्थापित नहीं होते, इस सिद्धांत के अनुसार ये प्लेट्स विस्थापित होती हैं। और दूसरी बात कि ये प्लेट किस बल के कारण विस्थापित होती है, तो ये अंदर मेंटल में पैदा होने वाली
ऊष्मीय संचलन जो संवहन धाराएं हैं, ऊष्मीय संवहन धाराएं यानी कि हीट कन्वेक्शनल करंट, उसके द्वारा ये विस्थापित होती है। और इनका विस्थापन 3 प्रकार से होता है प्लेट्स का विस्थापन। यानी कि एक विस्थापन है डाइवर्जेंट यानी कि अपसारी। अपसारी मतलब ये इधर डायग्राम में आप देखोगे तो ये जो ए वाला फिगर है ये अपसारी है, यानी एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इस तरह से मूव करने को बोलते हैं अपसारी। और ये जो बीच में जब ये मूव करेंगी ना दोनों एक तरफ, तो ये अंदर से ये जो मेंटल वाला भाग है ऊपर निकल के आएगा और इस पर पूरी जगह को फिलअप कर देगा, तो यहाँ पर नया धरातल बन जाएगा। तो इसको कहते हैं रचनात्मक किनारे। यानी अपसारी के कारण दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इनके बीच में जो गैप आएगा, उस गैप में नीचे से जो गर्म मैग्मा है मेंटल से जो आया है, वो वाला भाग ऊपर आकर के और इनकी जगह को भर देगा और नए धरातल की संरचना का निर्माण हो जाएगा और कोई चीज बन रही है, इसलिए हम इसको रचनात्मक किनारे बोलते हैं। तो कुछ जगहों का निर्माण इस तरह से डाइवर्जेंट के कारण हुआ है, यानी कि प्लेट्स के डाइवर्जेंट के कारण हुआ है। दूसरा प्लेट का कन्वर्जेंस है, यानी कि अभिसारी, यानी दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही है और एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि एक भाग नीचे दब जाए प्लेट का, देखो ये नीचे दबा हुआ है, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई भाग ऊपर उठ जाए प्लेट का, या एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर चढ़ जाए। तीनों तरीके हो सकते हैं, यानी कि एक भाग नीचे दब सकता है तो खाइयां बन जाती हैं, एक भाग ऊपर दब सकता है, ऊपर उठ सकता है तो पर्वत बन जाते हैं, या फिर एक भाग ऊपर चढ़ जाता है दूसरा भाग नीचे चला जाता है, तो इससे भी इस जगह पर भूकंप और ज्वालामुखी पैदा होने की संभावना रहती है। तो इनको हम विनाशात्मक किनारे कहते हैं, यानी कि अभिसारी क्रियाएं हैं ये, तो इसको यहाँ पे समझाया गया है। तो कुछ जगह ऐसे बनती हैं। और तीसरा ये है कि ये प्लेट्स एक दूसरे के साथ साइड बाई साइड टकराती है, कोई किसी को दबाती नहीं है। साइड बाई साइड टकराने से यहाँ पर नई तरह की धरातली संरचनाएं बनती है, तो इसको परवर्ती फॉर्म या ट्रांसफॉर्म या संरक्षी किनारे कहते हैं। तो मतलब इन्होंने विवर्तनिकी सिद्धांत में ये बात बताई कि प्लेट्स 3 तरह से टकराती हैं, तीनों तरह के टकराने से अलग अलग तरह की संरचनाएं बनती हैं, और इस तरह से ये संरचनाएं जो है वो नए तरह के धरातल का निर्माण करती हैं, और इस तरह से महाद्वीप और महासागर जन्म लेते हैं, महाद्वीप और महासागर बनते हैं। तो आज के महाद्वीप और महासागर इन लोगों के अनुसार, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार, इन प्लेट्स के टकराने से, इन प्लेट्स के मूवमेंट से बने हैं। और इन प्लेट्स के आधार पर भूकंप और ज्वालामुखी को भी बहुत आसानी से समझाया जा सकता है। और देखा भी गया है कि जिन जिन स्थानों पर ये प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, चाहे तो कन्वर्जेंस के द्वारा चाहे तो ट्रांसफॉर्म के द्वारा, उन्हीं स्थानों पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है और उन्हीं स्थानों पर ज्वालामुखी पैदा होते हैं। तो विश्व में जो वितरण है ज्वालामुखी का और भूकंपों का, वो इसी उन्हीं प्लेट्स के आधार पर समझाया गया है। इसीलिए इसको बोला गया है कि ये सिद्धांत आधुनिक सिद्धांत है। एक तरफ तो ये महाद्वीप और महासागरों को समझाने में मतलब सफल हो रहा है, दूसरी तरफ ये ज्वालामुखी और भूकंप को समझाने में भी सफल हो रहा है। तो इस तरह से मैंने ये आपको दोनों सिद्धांत समझाए, जिसमें आपको महाद्वीप और महासागरों के निर्माण के बारे में पता चला। तो इसको हम यहीं पर एंड करते हैं।